subscribe YouTube channel, press bell icon, like, comment, share. रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर नंबर 7 की तरफ आ चुके हैं। आज के जो हमारे डिस्कशन के टॉपिक्स हैं वो मैं पहले आपके साथ शॉर्टली डिस्कस कर लूं। आज सबसे पहले मैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेस, जिनको एवरेज एटॉमिक मैसेस भी कहते हैं, देन एनालिसिस ऑफ कंपाउंड देखेंगे हम, एम्पेरिकल फार्मूला, उसकी डिटर्मिनेशन और एक एग्जाम्पल भी आज हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैं शॉर्टली आपको इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके डिटर्मिनेशन के मेथड, एम्पेरिकल फार्मूला का, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो सबसे पहले आज मैं अपने लेक्चर का आगाज फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेस से करने जा रहा हूं। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेस हमारे पास क्या होती हैं? प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितने भी मोस्टली एलिमेंट्स होते हैं उनकी एटॉमिक मैसेस जो होती हैं वो फ्रैक्शंस में होती हैं। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती बल्कि पॉइंट्स में होती है। तो ये जो एटॉमिक मैसेस होती हैं ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर आइसोटोप्स की एटॉमिक मैसेस को देखा था, फाइनली हमारे पास जो मास स्पेक्ट्रम आया था उसमें हमें दो इंफॉर्मेशन मिली थी रिगार्डिंग एटॉमिक मैसेस। तो हम देखते हैं कि वो एटॉमिक मैसेस किन दो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। नंबर 1 पॉइंट, नंबर ऑफ आइसोटोप्स। हम इसमें देखते हैं, हमने देखा था कि आइसोटोप्स कितने होते हैं किसी भी एक एलिमेंट के, पॉसिबल आइसोटोप्स। सेकंड हम देख लेते हैं उसकी नेचुरल अबंडेंस। वही आइसोटोप हमारे पास कितनी परसेंटेज में आ रहा था। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं नियॉन की। हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर चूंकि सैंपल रन किया था नियॉन का, तो उसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई थी मैं उसी को कैरी करके आपको ये पॉइंट समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नियॉन के 3 आइसोटोप्स थे, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। और इनकी जो परसेंटेजेस हमारे पास आई थी, नियॉन 20 की कितनी थी? 90.92%। दिस इज द नेचुरल अबंडेंस, जिसको हम परसेंटेज भी बोल रहे थे, या हाइट ऑफ द पीक जो हमारे पास आ रही थी, तो वो हमारे पास ये परसेंटेज थी। सेकेंड हमारे पास नियॉन 21, वो 0.2526%। और जो थर्ड हमारे पास नियॉन 22 था वो 8.82% हमारे पास आया था। अब हम देखते हैं इसकी एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास, जिसको मैंने फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी बोला, हमारे पास अब नियॉन इन 3 आइसोटोप्स में पाया जाता है। तो उसमें ये 3 डिफरेंट किस्म के, एक ही एलिमेंट है लेकिन उसमें डिफरेंट किस्म के आइसोटोप्स, डिफरेंट एटम्स हैं। सो एवरेज एटॉमिक मास का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है कि हमने इसमें मास देखनी होती है उस आइसोटोप की। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मास ऑफ नियॉन 20 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इस मास को इस परसेंटेज के साथ। देन आपने क्या करना है, उसको ऐड करना है किसके साथ? जो हमारे पास सेकंड आइसोटोप है। फॉर एग्जांपल अब मैं लिख लेता हूं नियॉन 21 की मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज उसकी, देन प्लस मास ऑफ नियॉन 22 इंटू उसकी परसेंटेज एंड डिवाइडेड बाय
100. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमिनिंग द एवरेज एटॉमिक मास. अब इनकी वैल्यूज मैं पुट करता हूं और देखता हूं मेरे पास क्या आंसर आता है. तो सबसे पहले आप देखें मेरे पास अब एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीज है. मास ऑफ नियॉन 20 कितनी है, 20 मल्टीप्लाई बाय 90.92 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 0.26 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 8.82 डिवाइडेड बाय 100. तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, ऐड करता हूं और डिवाइड करता हूं 100 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 20.18 AMU. दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन. अब आप इसमें आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड कि नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज मास ऑफ 20.18 U. आप देख लें इसमें एक 20 था, 21 था, 22, किसी की भी मास 20.18 AMU नहीं था. सो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दीज 3 आइसोटोप्स ऑफ नियॉन. सो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये था हमारा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास. अब मैं चलता हूं आज के दूसरे टॉपिक, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड. अब इस एनालिसिस में आप लोग जानते हैं, हमें इसके बारे में बखूबी पता है एनालिसिस होता क्या है. हम अगर इसको सिंपल देखें तो एनालिसिस उर्दू में तजज़िये को कहते हैं कि आप किसी भी चीज को एनालाइज कैसे करते हैं. किसी भी कंपाउंड को एनालाइज करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं. नंबर 1 इज क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. नाउ अब उनमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डिफरेंस होता है. क्वालिटी, आपको पता चलना चाहिए कि उस कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, एंड क्वांटिटी, उस एलिमेंट की मास कितनी है, और वही मास आपको परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड बनाने के या बताने के काम आती है. सो सबसे पहले मैं इन 2 एनालिसिस के बारे में आपको बता देता हूं, शॉर्टली यहां पे लिख देता हूं. देन मैं आपको कुछ आपकी बुक में से एग्जांपल्स हैं, मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूं. तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको ये फौरन समझ आ जाएगा. सबसे पहला मैं लिख लेता हूं क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या देख रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड. उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये हमें बता रहा है क्वालिटेटिव. और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने क्या देखना है, मास उसकी, कि वो एलिमेंट हमारे पास है कितना. तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ईच एलिमेंट इज डिटरमिन्ड. हम यहां पे उन एलिमेंट्स की मास को डिटरमिन करेंगे. तो इस मास के बिहाफ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ जाएगी. तो मैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के बारे में आपको बता देता हूं. इस मास के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड. अब परसेंटेज, चूंकि मैंने आपको पहले कहा कि मास हमारे पास होगा तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज को. तो आप मास को कैसे डिफाइन कर लेंगे, इट इज द नंबर ऑफ, लिख लेते हैं हम, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एलिमेंट present
in 100 grams of compound. हमने देखना है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड, क्योंकि आप यहां पे मास ऑफ एलिमेंट देख रहे थे किसमें, कंपाउंड में। तो मैं आपको क्लास में, आप एक्सरसाइज बेटे खोलें, उसमें हमारे पास क्वेश्चन है परसेंटेज, फाइंड आउट द परसेंटेज मैसेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन कंपाउंड्स। उसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। तो मैं उसमें से कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 14 बेटे आप लोग लिख लेंगे, उसमें उसके दो पार्ट्स हैं। पहले हम देख लेते हैं अमोनिया में, वो आपसे पूछता है अमोनिया में बताएं नाइट्रोजन की मास कितनी है, परसेंटेज जो हमारे पास है वो कितनी आती है। तो हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट उसके मास से निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना बनेगा, नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का 1 into 3, it will be 17 grams per mole. This is a unit of molar mass, molecular mass. अब हम उसमें परसेंटेज मालूम करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहां पे फाइंड आउट करने का क्या मेथड होगा, mass of element divided by molecular mass of the compound। मैं ये यहां पे फॉर्मूला लिख भी देता हूं ताकि आपको ये चीज याद भी रहे। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकाला करते हैं, mass of element divided by molar mass of, या मॉलिक्यूलर मास आप कह सकते हैं, ऑफ कंपाउंड। अब यहां पे इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का मास कितना है, 14, और ओवरऑल मास कितना है, 17। चूंकि आप परसेंटेज मालूम कर रहे होते हैं तो इसलिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इट विद 100। तो ये बेटे कैलकुलेट करके मुझे बताएं, 82.35। दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। सो ये मेथड आप लोगों ने इस तरह, आपको कोई भी एग्जांपल दे सकता है। जैसे आपके इस पूरे ए को आप प्रैक्टिस करें, इसका बी पार्ट आप प्रैक्टिस करें। मैं एक आध एग्जांपल और भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास नॉर्मली ये होता है कि जो प्रॉब्लम बच्चों को क्रिएट होता है वो डिटरमिनिंग द मॉलिक्यूलर मैसेज होता है। वो मॉलिक्यूलर मैस को सही तरीके से नहीं निकाल सकते। तो मैं एक एग्जांपल इसके बी पार्ट में से दे देता हूं। तो कोई एक बेटे बताएं मुझे जी। ओके, मैं यहां पे आपसे डिस्कस कर लेता हूं अमोनियम फॉस्फेट। सेकेंड एग्जांपल, NH4 थ्राइस इंटू PO4। अब इसमें भी हमने क्या करना है, हम ऐसे कर लेते हैं, इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन की भी परसेंटेज बताएं और फास्फोरस की भी बताएं। तो हम सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर या मोलर मास इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोलर मास हमारे पास इस कंपाउंड का क्या आ जाएगा, उसको पहले ओपन कर लें। हमारे पास NH3 थ्राइस 3 इंटू N प्लस 4 इंटू H ब्रैकेट क्लोज प्लस P प्लस 4 इंटू O। अब ब्रैकेट ओपन करें, 3 इंटू N प्लस 12H प्लस P प्लस 4 इंटू O। अब नाइट्रोजन की मास कितनी होती है बच्चों, 14, हाइड्रोजन की 1, फास्फोरस की 31, ऑक्सीजन की 16। तो इसको बेटे आप ओवरऑल मुझे कैलकुलेट करके बताएं, हाउ मच आंसर इज 149 जी, 149 grams per mole। दिस इज द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट
द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल, इन दिस कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे, इसमें नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, 3 नाइट्रोजन। तो 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 42। सो 42 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो ये बेटे कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएं इसका। 28.19 जी 28.19% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। और इसी में हम फास्फोरस भी देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। अब इसमें आप फास्फोरस देखें, हमारे पास जस्ट 1 फास्फोरस इज प्रेजेंट, उसकी मास हमारे पास कितनी होती है, 31। सो 31 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। इसका बेटे कैलकुलेट करें। 20.80 is the percentage of phosphorus in this compound. So this is the analysis of compound, कि हम कैसे किसी भी एलिमेंट को किसी भी कंपाउंड में देख सकते हैं। हमने उसकी मास देखी और मास के बाद हमने उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकेंड टॉपिक, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। अब हम चलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की तरफ। एम्पिरिकल फॉर्मूला कोई भी केमिकल फॉर्मूला जिसमें मौजूद जितने भी एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द सिंपलेस्ट, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में उसमें मौजूद एटम्स का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूं। एग्जांपल हम देख लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास आप देख लें, ग्लूकोज को देख लें। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसमें आप रेशो देख लें, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन 6:12:6। तो हमारे पास इसकी क्या सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी, 1:2:1। सो द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। So this is the simplest whole number ratio of glucose। इसी तरह आप बेंजीन ले सकते हैं। बेंजीन में आप देख लें, अगर वो भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। बेंजीन में क्या होता है, C6H6। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, CH। इसी तरह अगर आप देख लें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देख लें, H2O2, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HO। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर, मैं बताना सिंपल क्या चाह रहा था, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, कि उन एटम्स की जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाती है। अब मैं चलता हूं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। हम कैसे डिटरमिन करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को। एम्पिरिकल फॉर्मूला में को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स डिटरमिन करने पड़ते हैं। वो स्टेप्स मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ आज उसकी कोई एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस कर ली जाए ताकि वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला।
जी, इसमें हमने क्या करना है, वो स्टेप्स देखने हैं जो इन्वॉल्व होने हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, वी हैव टू डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन। नंबर 1, इसमें स्टेप्स जो है, नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। तो ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कंबशन एनालिसिस। उसकी मदद से हम ये इसको फाइंड आउट करते हैं। ये इंशाल्लाह थॉरली हम डिस्कस करेंगे कंबशन एनालिसिस को। उसमें ये पॉइंट आपका जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी कंबशन के जरिए हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। सो परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड, हमने जो सेकंड पॉइंट है वो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। सेकंड इज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड मोल। आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अब मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका मेथड मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम, जो परसेंटेज आपके पास आएगी उसको आपने उस रिस्पेक्टिव एलिमेंट की एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर देना है। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास बना, नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल्स टू, तो ये आप लिख लें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो आपके स्टेप 1 में आपने डिटरमिन की थी, उसको डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास ऑफ that element. So this is the method to find out the number of moles या number of gram atoms. Third step is determination of atomic ratio. हम third step को नाम देते हैं determination of atomic ratio. इस केस में आपने क्या करना है, एटॉमिक रेशो में जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आए हैं उसमें से जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी आपने सबके साथ उसको डिवाइड कर लेना है। एटॉमिक रेशो का फॉर्मूला हम क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिख लें डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल्स। ग्राम एटम लिखें या मोल लिखें, बात एक ही है। तो उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी आपने वहां पे उसको लिख लेना है। और द लास्ट स्टेप इज, आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, आपने किसी ऐसी वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास होल नंबर आ जाए। तो हमने फाइनली क्या करना है, होल नंबर मस्ट बी ऑब्टेन्ड। अगर नहीं आता तो आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे डिजिट के साथ ताकि आपके पास होल नंबर आ जाए। सो दीज आर द 4 स्टेप्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मैं यहां पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं ताकि ये चीज आपकी क्लियर हो जाए। तो वो एग्जाम्पल आपकी बुक से हम देख लेते हैं जी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हम इसमें देख रहे हैं एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है जिसके अंदर परसेंटेजेस गिवन है हमें। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेजेस, तो वो हमें गिवन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है बाय मास। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। सो इस मेथड के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे मैं एक आपको एलिमेंट्स लिख लेता हूं। एलिमेंट्स मेरे पास कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये बच्चे आप लोगों ने जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसके मुताबिक आपने उसको कैरी करना होता है।
तो अब हम देखते हैं उसमें परसेंटेजेस हमारे पास गिवन हो गए, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स एटम हम फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, जिसको हमने क्या बोला, मोल भी बोला। तो आप देख रहे हैं बच्चों आपके पास, अब देखें कितनी मास आप परसेंटेज गिवन है कार्बन की, 40.92%। तो हमने लिखा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, कार्बन की एटॉमिक मास हाउ मच, 12। हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन 4.58 डिवाइडेड बाय 1। देन ऑक्सीजन, ये एटॉमिक मास हाइड्रोजन की थी, ऑक्सीजन की परसेंटेज 54.5% और ऑक्सीजन की जो मास होती है वो 16 है। तो बेटा ये कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि हमारे पास हाउ मच कार्बन की कितनी नंबर ऑफ मोल्स आए, 3.41, हाइड्रोजन के 4.54 और ऑक्सीजन के जी 3.41। तो देख रहे हैं बच्चों आप लोग, हमारे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है एटॉमिक रेशो का। एटॉमिक रेशो में जैसे मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, जो आपके पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आए हैं उनमें से जो सबसे छोटा होगा आपने उसके साथ सबको डिवाइड कर देना है। अब इनमें सबसे छोटा कौन है, 3.41, तो हम इन सबको डिवाइड कर देते हैं 3.41 के साथ। सो 3.41 डिवाइडेड बाय 3.41, 4.54 डिवाइडेड बाय 3.41 एंड 3.41 डिवाइडेड बाय 3.41। सो एटॉमिक रेशियो हमारे पास आंसर क्या आ गए, हमारे पास इसका आंसर आ गया 1, ये कट गया, इसका कितना है बेटे 1.33 और इसका भी हमारे पास लाजमी बात है 1 ही आ गया। सो दीज आर द जो हमारे पास एटॉमिक रेशियोज हैं। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास फाइनली कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो आप यहाँ पे देखें कार्बन हमारे पास कितना आया 1, हाइड्रोजन आया 1.33 और ऑक्सीजन आ गया 1। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट कि होल नंबर होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन कितना आ गया 1.33। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद एनी सूटेबल नंबर, किसी ऐसे नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास आंसर होल नंबर में आ जाए। हम 1 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि 1 ऑलरेडी मौजूद है। 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2.66 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, तो वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर हम इसी चीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखें हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, या क्या आ जाना चाहिए, 3 1s are, ये 3 हो जाएगा, दिस इज 3.99 या जिसको आप 4 लिख सकते हैं, और ये 3 1s are 3 हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो फॉर्मूला ऑब्टेन्ड होगा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का, दिस विल बी C3H4O3। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ascorbic acid। This is all about determination of empirical formula। तो ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक के शॉर्टली जो हमारे पास उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की तरफ चलता हूं। यहां पे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला का सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं कि हमें एडवांटेज क्या है इसका। शॉर्टली हम इसको डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि हमारे पास जैसे कि आयनिक कंपाउंड है, वो मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, तो हम उसकी भी एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं,
डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला, यूनिट होता है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स को भी हम कर सकते हैं, जो कि मॉलिक्यूल होते हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल होते ही नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड्स तो मॉलिक्यूल होते हैं, हम उनकी भी एम्पेरिकल फॉर्मूलाज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होगा इसका? डिसएडवांटेज ये होता है कि हम लोग यहाँ पे, हमारे लिए एक प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला तो एक जैसा आ जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं आपको शॉर्टली एग्जांपल दूं, मेरे पास बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? अभी हमने देखा था CH। इसी तरह मैं एसिटिलीन का देखूं, इथाइन जिसे कहते हैं, C2H2, तो उसका भी क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज का हमारे पास CH2O, ये ग्लूकोज का है। अगर मैं एसिटिक एसिड का देखूं, जो क्या होता है CH3COOH, तो इसको देखें C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी मेरे पास क्या आ जाएगा? CH2O। दिस इज एसिटिक एसिड। तो दिस इज द डिसएडवांटेज कि मेरे पास दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन उनके एम्पेरिकल फॉर्मूलाज क्या आ रहे हैं? वो सेम आ रहे हैं। सो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और सबसे लास्ट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन मेथड, वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर है। वो कंबस्शन एनालिसिस, एलिमेंटल एनालिसिस जिसे कहते हैं, उसके अंदर हम इंशाल्लाह ये फाइंड आउट करेंगे एम्पेरिकल फार्मूले का जो फर्स्ट स्टेप था, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, वो इंशाल्लाह हम उसमें डिस्कस करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वबा कोरोना से खुद भी बचें, अपने घर वालों को बचाएं, घर रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।